नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बघेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं महेंद्र बघेल। दोस्तों, आपको पता है कि कक्षा 10वीं की निःशुल्क 15 दिवसीय सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम पूरे गणित के सिलेबस को 15 दिन में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिवस है और इस दूसरे दिवस में हम पढ़ेंगे बहुपद को, और इस बहुपद के पूरा इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्लास को कैसे ज्वाइन करना है कई लोगों को पता नहीं है, तो आपको बता दूं मैं कि आप जो है यूट्यूब में जाकर के बघेल क्लासेस सर्च करना, तो हमारा सबसे ऊपर जो है चैनल का नाम आ जाएगा और आप वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, और इस बहुपद का जो पूरा पार्ट का सारांश है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आपने कक्षा 9वीं में इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर भी आप एक बार समझने का प्रयास करना कि बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों, ये जो बहुपद है ये पदों से मिलकर के बना है। ये जो बहुपद है ये पदों से मिलकर के बना हुआ है। और पद कब बनता है? जब एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है तो एक पद बन जाता है। और जब एक से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। जैसे कि हम कहेंगे इस तरीके से 2x की घात 2 धन 3x धन 1, इस तरीके से जो बनने वाला हम कहेंगे समीकरण है उसको हम बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 पद है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो दिया गया समीकरण है ये त्रिपदी समीकरण है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बहुपद उस पद को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद होते हैं इस तरीके से। और एक पद का निर्माण कब होता है? तो ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा बहुपद है, इसमें एक से अधिक पद आपस में मिले हैं, तो यहाँ पर जो है बहुपद का निर्माण हो गया है। दोस्तों, हम ये चीज आप क्लियर समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। जब एक से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? बहुपद कहलाता है। अब दोस्तों, ये जो बहुपद है बहुत सारे प्रकारों के होते हैं। मुख्य रूप से आपकी जो पुस्तक है उसमें 3 तरह के ये बहुपद है। दोस्तों, पहला जो हमारा बहुपद है वो है रैखिक बहुपद। आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा, मान लो कि ये क्या है? बहुपद है। और ये जो बहुपद है ये कितने घात वाला बहुपद है? तो ये जो बहुपद दिया हुआ है 2 घात, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। और कितने पदों वाला है? तो देखिए कि ये 3 पदों वाला है और 2 घात मतलब कि द्विघात वाला है। ये जो दिया गया बहुपद है वो 2 घात वाला है और 3 पदों वाला है। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है ये द्विघात है, त्रिघात है या द्विपद है? तो देखिए, सबसे पहले आपको यदि क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कितने पदों वाला है, तो यहाँ 1 2 3 अलग ही दिख रहे हैं कि ये 3 पद है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये त्रिपद है। और ये कितने घातों वाला है? दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी घात होगी, मतलब इसकी जो उच्चतम घात होगी, उसको हम बोलेंगे कि ये बहुपद की घात कहलाएगी। देखिए, यहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी घात है, इसकी घात जो है 2 है, तो उसको हम बोलेंगे द्विघात। इसी तरीके से इसकी घात जो है 3 रहेगी, सबसे बड़ी घात 3 रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात। और जब इसकी घात 1 रहेगी तो उसको हम बोलेंगे रैखिक। चलिए अब हम इसकी घात को और पदों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में पूछा गया है। दोस्तों, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। आपको याद रखना है कि जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 होती है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से जो 1 पदों वाला बहुपद है, 1 पदों वाला जो है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसी तरीके से और जो 2 पदों वाला बहुपद है उसको द्विपद बोलते हैं, और इसी तरीके से जो 3 पदों वाला बहुपद है उसे हम त्रिपद बोलते हैं। तो उसको आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, हमारा जो पहला जो है रैखिक बहुपद मतलब कि वह बहुपद जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कि इस बहुपद की घात 1 होती है, या कहें कि इस
बहुपद की जो घात होती है, इस बहुपद की घात 1 होती है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है रेखिक बहुपद है। ये दोस्तों इस तरीके से पूछा गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो 2 होती है। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद होता है, तो त्रिघात बहुपद की घात जो होती है वो 3 होती है। त्रिघात जो बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। आपको ये बराबर याद देना, ये आपको बराबर याद में रखना है कि ये जो रेखिक बहुपद होता है वो सिर्फ एक घात वाला होता है। जैसे कि ये मान लो सिर्फ 2x लिखा है, पूछा गया कि भैया बताओ ये बहुपद कितने घातों वाला है, तो इसकी घात जो है केवल, देखिए इसकी कोई घात ही नहीं है, मतलब इसकी केवल एक घात है। तो इस तरह का जो बहुपद रहेगा उसको हम बोलेंगे एक घाती नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। और इसी तरीके से जब बहुपद की घात 2 होती है, कि मान लो ये 2x की घात 2 है और 4x की घात 1 है, उसको रहने दो, और 1, इस तरीके का जो समीकरण है, तो जो समीकरण की सबसे बड़ी घात होगी वो हमारा इस पूरा बहुपद की घात कहलाएगी। तो हमने देखा कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से मान लो कि 2x की घात 2 धन 3x की घात 3 लिखा है, तो इसकी जो बहुपद की जो घात है, सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो इसको हम बोलेंगे कि त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसी तरीके से इसको जो जब इसमें केवल एक पद का प्रयोग किया जाएगा तो उसको बोलेंगे कि ये जो है एक पदी बहुपद है। और ये जब उसमें 2 पद रहेंगे तो उसको बोलेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है ये द्विपदी बहुपद है। और जब उसमें 3 पद रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि जो दिया गया बहुपद है ये त्रिपदी बहुपद है। दोस्तों आपने इस तरीके से इसमें समझा कि रेखिक बहुपद क्या होता है, कि वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ये आपको याद रखना है। वह बहुपद जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और दोस्तों आपको याद देना है कि यदि ये पद में पूछा जाए कि कितने पदों वाला है, तो हम कहेंगे कि जो बहुपद केवल एक पद का रहेगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, और जो बहुपद 2 पद का रहेगा इस टाइप से, तो उसको बोलेंगे कि ये दिया गया जो बहुपद है ये 2 पदों वाला बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है। इसी तरीके से जब बहुपद के 3 पद रहेंगे, बहुपद के 3 पद रहेंगे, तो उसको बोलेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है ये त्रिघात बहुपद है। इस तरीके से हमने बहुपद और बहुपदों के प्रकारों के विषय में समझा। अब हम इसको समझेंगे कि ये जो बहुपद है इसका जो ज्यामिति में क्या अर्थ है। अब इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामिति में क्या अर्थ है। दोस्तों ये जो ज्यामिति होती है इसको आपने पढ़ चुका है, ये जो ज्यामिति आकृति होती है जिनको हम कार्तिकेय तल कहते हैं, इसको आपने अच्छे से कक्षा 9वीं में पढ़ चुका है कि कार्तिकेय तल जो होता है, ज्यामिति आकृति जो होती है उसके विषय में आपने पहले भी पढ़ चुका है। फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए कि इस तरीके की जो आकृति होती है, इस तरीके का जो आलेखी निरूपण होता है, इस तरीके का जो आलेखी निरूपण होता है, इस तरीके की जो आकृति होती है, यहाँ शून्य होता है, मूल बिंदु होती है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ रहता है 1 1 2, इस तरीके से यहाँ पर जो है संख्या रहती है। यहाँ रहेगी धनात्मक संख्या और यहाँ रहेगी ऋणात्मक संख्या, मतलब कि -1 -2, इस तरीके की यहाँ संख्या रहती है। इसी तरीके से यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर जो है -1 रहेगा, यहाँ पर जो है -2 रहेगा, यहाँ पर जो है -3 रहेगा। तो ये हमारा एक्स अक्ष कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा वाई अक्ष। तो इस तरीके की जो आकृति है उसको हम बोलते हैं ज्यामिति आकृति, या इसको हम आलेख बोलते हैं। दोस्तों इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं ज्यामिति आकृति, जिसमें 2 अक्ष होते हैं। ये वाला जो अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो रेखा होती है, खड़ी रेखा जो होती है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक्स और वाई के शून्यांकों को रखते हैं। ये जो एक्स अक्ष होता है, इस एक्स अक्ष में हम
x के शून्यांकों को रखते हैं, या कहें कि x के शून्यांकों को दर्शाते हैं। और ये जो y अक्ष होता है, इस y अक्ष में हम y के शून्यांकों को दर्शाते हैं। तो आपके पास जो आपकी जो पुस्तक है एक्सरसाइज 2.1, उसमें ये पूछा गया है कि इसमें px के शून्यांक क्या होंगे। इसमें पूछा गया है कि px के शून्यांक क्या होंगे। px के शून्यांकों के विषय में बात की गई है। मतलब कि आपका जो अध्याय 2 है बहुपद है, उसका जो प्रश्नावली 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें ये शून्यांकों के विषय में पूछा गया है। और उसमें दोस्तों x के शून्यांकों के विषय में पूछा गया है। तो इस तरीके की आकृति दी गई है, इस तरीके की आकृति दी गई है और पूछा गया है कि बताइए कि इसमें px के शून्यांक क्या होंगे। दोस्तों इस तरीके की जो आकृति है इसको हम बोलेंगे परवलय आकृति। आपको याद रखना है कि इस तरीके की जो आकृति होती है, इस टाइप की जो आकृति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परवलय आकृति बोलते हैं। इसको हम परवलय आकृति बोलते हैं। दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि ज्यामिति में क्या होता है। ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, और इनके शून्यांकों को वहां पर दर्शाया जाता है। इनके शून्यांकों को वहां पर जो है आकृति के माध्यम से, आलेख के माध्यम से हम वहां पर दर्शाते हैं। और आपकी पुस्तक में इस तरीके से रेखा होगी और उसमें पूछा गया होगा कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कि px के शून्यांक क्या होंगे। मतलब कि सिर्फ आपको x अक्ष को देखना है, सिर्फ आपको x अक्ष को देखना है। और ये जो परवलय आकृति है x अक्ष को जितनी बार काटेगी, ध्यान देना है कि ये जो परवलय आकृति है x अक्ष को जितने बार काटेगी वो हमारे x अक्ष के शून्यांक कहलाएंगे। यदि हम इस आकृति को अच्छे ध्यान से देखें तो x अक्ष को ये आकृति एक बार यहाँ पर काटती है, यहाँ पर ये काटती है y अक्ष को, और यहाँ पर जो है एक बार काटती है। मतलब कि इस तरीके से इस आकृति में, ये जो परवलय आकृति है, इस ज्यामिति में x अक्ष को 2 बार काटती है। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या जो है, यहाँ पर जो है शून्यांकों की संख्या जो है वो 2 होगी। शून्यांकों की संख्या दोस्तों 2 होगी। इसी तरीके से हम और जो हमारे क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपदों के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। इस आकृति के माध्यम से यदि ऐसी आकृति दी जाए और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर और क्वेश्चनों को लिखते हैं और सवालों को लिखते हैं, और ये अब बताने का प्रयास करना। कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा कि इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी। आप इसको कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मान लो कि हमारी ये आकृति है, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। यदि दोस्तों कोई इस तरीके का जो है आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ये आकृति दी गई है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और ये आकृति दी गई है, आपसे पूछा गया है इसमें px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारी ज्यामितीय आकृति है, इस ज्यामितीय आकृति में ये जो परवलय आकृति है, ये x अक्ष को जितने बार काटेगी, ये x अक्ष को जितने बार काटेगी, तो दोस्तों वो उसके px के शून्यांक कहलाएंगे। देखिए ये जो आकृति है एक बार x अक्ष को यहाँ पर काटती है। हमको सिर्फ इस अक्ष से काम है क्योंकि px के विषय में पूछा गया है, ना कि py के विषय में। तो यहाँ पर एक बार काटा गया है, एक बार यहाँ पर काटा गया है, एक बार यहाँ पर काटा गया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। इस तरीके से 1 2 3 4, मतलब कि ये जो परवलय आकृति है, ये जो होती है x अक्ष को जो है 4 बार काटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि px के शून्यांकों की संख्या जो है, px के शून्यांकों की संख्या, px के शून्यांकों की संख्या दोस्तों कितनी होगी। px के शून्यांकों की संख्या 4 होगी। तो इस तरीके से लिख देंगे हम। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाता है, कैसे पता किया जाता है। आकृति के माध्यम से आपको समझना है कि जो हमारा जो दिया हुआ आलेख है उसमें जो है
एक्स अक्ष है उसको जितने बार हमारी परवलय आकृति काटेगी उसको पी एक्स के शून्यांक कहेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पी एक्स की बात की गई है तो सिर्फ हम पी एक्स के शून्यांकों की बात करेंगे कि ये जो एक्स रेखा है उसको जितनी बार काटेगी, ये जो एक्स रेखा है उसको जितने बार काटेगी वो हमारे पी एक्स के शून्यांक कहलाएंगे। अब हम इसके और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी आकृति दी गई है, या कहें कि ये हमारा दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये हमारा आलेख दिया हुआ है, या कहें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारी दी हुई निर्देशांक ज्यामिति। और कोई इस तरीके से हमारी परवलय आकृति दी गई है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आकृति दी हुई है सिर्फ ये एक्स अक्ष को एक बार काटती है, तो इसमें एक्स अक्ष के शून्यांकों की संख्या जो होगी वो केवल 1 होगी। इसी तरीके से यदि ये आकृति इस टाइप की दी गई हो तो यहाँ पर देखिए कितनी बार काटती है, एक बार यहाँ पर काटती है, एक बार यहाँ पर काटती है, एक बार यहाँ पर काटती है। तो इस तरीके से इसके जो शून्यांक होंगे उनकी संख्या 3 होगी। दोस्तों आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, और ये जो बहुपद के शून्यांक होते हैं उसको ज्यामिति में उसका क्या आशय होता है, या कहेंगे उसका ज्यामिति में क्या अर्थ होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछा जाएगा। अभी भी परीक्षा में पूछा गया था, आपके पास इस तरीके की एक आकृति दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यांकों की संख्या को हम सिर्फ हमें पी एक्स के शून्यांकों की संख्या को निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ पी एक्स के शून्यांकों से काम है, ना कि अन्य शून्यांकों से। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एक्स अक्ष है उस एक्स अक्ष को जितनी बार ये परवलय आकृति काटेगी, जितनी बार स्पर्श करेगी, वो उसके उतने ही शून्यांक कहलाएंगे। दोस्तों अब इसमें जो हमारे अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अभी आपने समझा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के शून्यांक जो होते हैं उसका ज्यामिति में क्या अर्थ होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि बहुपदों के शून्यांकों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम ये जानेंगे कि बहुपदों के शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे और ये हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये जो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दोस्तों एक क्वेश्चन है 2x की घात 2 या x स्क्वायर माइनस, हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए उसको इसी तरीके से हल करना है। हमारा ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो दिया गया ज्ञात करना वो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। यदि इस क्वेश्चन को हम हल करें तो हम पहले लिखेंगे दिया गया, तो दिया गया में हमारा क्या आएगा, दिया गया में हमारा ये वाला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आएगा। ज्ञात करना में क्या जाएगा, दोस्तों हमारा ज्ञात करना में क्या आएगा कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से हर तरीके से ये आईएमपी है और ये पूछा जाता है। आपको ये याद रखना है, इस पार्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने इतना लिख लिए, इतना लिखने पर हमें 1 अंक मिलेगा। चलिए हम इसके शुरू करते हैं हल करने की विधि। देखिए ये क्या है, ये हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा सवाल है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हुए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को हम
गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। इस टाइप के जो प्रश्न रहेंगे उनको हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो शुरू की संख्या है और अंतिम की संख्या है, इनका आपको आपस में गुणा करना है और ये आपको कहीं लिखना नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो आप यहाँ मान लेंगे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ जो अंतिम में कितना है, अंतिम में दोस्तों यहाँ पर 10 है। जब दोनों का गुणा होगा तो कितना होगा, 1 दहम 10 मतलब कि 10 आएगा। हमने शुरू संख्या का और अंतिम की संख्या का गुणा किए तो गुणा करने में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब आपको इन दोनों संख्याओं के बीच में, आपको इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या को लिखना है जो दोस्तों जो गुणा करने में 10 आएगी, गुणा करने में दोस्तों 10 आएगी। और आपको जोड़ने या घटाने में ये बीच की संख्या को लाना है, मतलब कि आप उस संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे और जोड़ने घटाने में बीच की संख्या मतलब कि 7 आपको लाना है। मतलब कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि शुरू का जो है 1 है, अंतिम में 10 है, दोनों का गुणा किए 1 दहम 10 आ रहा है। मतलब कि इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या को लिखना है जो कि जिसको हमें जोड़ने घटाने में 7 लाना है। दोस्तों सबसे पहले आप ये पता करो कि किन किन संख्याओं का गुणा करने में 10 आता है। देखिए 1 गुणित 10 10 आता है, 2 गुणित 5 10 आता है, 5 गुणित 2 10 आता है और 10 गुणित 1 10 आता है। दोस्तों इतनी संख्याओं का गुणा करने में 10 आता है। अब आपको देखना है कि किन संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7x आएगा या कहें कि धन 7 आएगा। हम देखते हैं कि 2x मतलब 2 गुणित 5 और 5 गुणित 2 ये संख्या ऐसी है, यदि हम इनको जो है आपस में जोड़ें तो 7 हमारा आ जाएगा। तो हम इन दोनों संख्याओं के बीच में लिख सकते हैं 2x धन 5x या फिर 5x धन 2x, जो कि गुणा करने में कितना आएगी, 10 आएगी और जोड़ने में कितना आएगी, 7 आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। मतलब कि हमने क्या किए, हमने शुरू संख्या का और अंतिम की संख्या का गुणा किए। शुरू में 1 है, अंतिम में 10 है, गुणा करने में कितना है दोस्तों गुणा करने में कितना आता है, गुणा करने में देखिए यहाँ पर 10 आया। अब क्या करना, आपको इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या को लिखना है जो कि गुणा करने में 10 आएगी और उसको जोड़ना है या घटाना है और इनके मध्य की संख्याओं को लाना है। मतलब इनके मध्य में कितना है, इनके मध्य में है 7x। तो हमने x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 ये लिख लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इन संख्याओं को जोड़ने में कितना आता है, 7 आता है और गुणा करने में कितना आता है, तो गुणा करने में दोस्तों 10 आ रहा है। मतलब कि हमारा ये परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इनको हम इनकी हम जोड़ी बना लेंगे। इस तरीके से दो पदों की हमको जोड़ी बनाना है। तो हमारे दो पदों की दोस्तों ये जो है जोड़ी बन गई और इनमें जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको इसके शून्यांक ज्ञात करना है। तो उसको हम शून्य के बराबर में मान सकते हैं। अब क्या करना, हमको इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या है उस संख्या को हमें बाहर निकालना है। जो दोनों में सेम रहेगी, समान संख्या रहेगी, उस संख्या को हमें बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर दोस्तों ये जो x का वर्ग लिखा है, मतलब कि इस टाइप से यहाँ पर 2x हैं। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो हमारा x बाहर निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है x2 है तो एक x बाहर निकल चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक x बचेगा। यहाँ दोस्तों हमारा x बाहर निकल चुका है तो यहाँ 2 बचेगा। इसी तरीके से इन दोनों में से भी हमें उभयनिष्ठ संख्या को निकालना है जो कि दोनों में बराबर रहेगी, सेम रहेगी। अब हमने देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर x है। यहाँ x नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो क्या होगा, हम देखते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो कुछ भी नहीं निकल रहा है तो वहाँ 1 निकाल देना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो क्या दोनों संख्या में किसी संख्या का भाग जाता है तो आपको उस संख्या को बाहर निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर जो है इस 5 में और इस 10 में 5 का भाग चला जाएगा तो हम उस 5 को बाहर निकाल लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 में भाग 1 बार जाएगा और क्या बचेगा, साथ में x बचेगा। तो उसको लिख सकते हैं हम 1x या सिर्फ लिख देंगे 1, सिर्फ हम यहाँ लिख देंगे x बस। अब देखिए यहाँ पर 10 में
कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा, तो ये 2 बराबर 0। इस तरीके से हमने क्या किए, इनकी जो उभयनिष्ठ संख्या है, समान अंकों वाली उभयनिष्ठ संख्या है जो दोनों में सेम सेम थी, उस संख्या को हमने क्या किए, बाहर निकाल लिए। तो देखिए हमारे पास जो डिब्बे में संख्या आई है वो आई है x+2 आई है डिब्बे के अंदर, और डिब्बे के बाहर क्या आया है, डिब्बे के बाहर जो आया है वो हमारा आया x+5। तो एक डिब्बे के अंदर क्या आया है, x+5 आया है, और एक डिब्बे में कितना आया है, x+2 आया है। इसको आप शून्य के बराबर कर दो, क्योंकि आपको इसका शून्यांक ज्ञात करना है। दोस्तों ये जो लिखा है x+5 बराबर 0, जब इसमें 5 का पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा x बराबर -5। इसी तरीके से जो लिखा है x+2 बराबर 0, जब इस 2 का पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा x बराबर -2। तो इस तरीके से इसके जो शून्यांक हैं वो क्या होंगे, -5 और -2 हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर अतः है ये जो दिया गया बहुपद है x² + 7x + 10 बहुपद के जो शून्यांक हैं, बहुपद के जो शून्यांक हैं वो क्या होंगे दोस्तों, इसके जो शून्यांक हैं -5 व -2 होंगे। तो इस तरीके से इस विधि के माध्यम से हम आसानी से इनके शून्यांकों को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाला सवाल है। और ये दोस्तों सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा, आपको ये बराबर याद रखना है। अब जो हमारा दोस्तों अगला सवाल रहेगा, हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर जो है बहुपदों के शून्यांक ज्ञात किए हैं। अब दोस्तों शून्यांकों का योगफल होता है और शून्यांकों का गुणनफल होता है। आप इसी सवाल में समझने का प्रयास करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 शून्यांक दिए गए हैं, -5 और -2। तो हमारा जो प्रश्न रहेगा उसमें शून्यांकों का योगफल रहेगा और शून्यांकों का गुणनफल रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास करना, आपसे बहुपद पूछा जाएगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, और जो आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें शून्यांकों का योगफल रहेगा और शून्यांकों का गुणनफल रहेगा। चलिए एक बार हम इनके शून्यांकों को एक बार जोड़ते हैं और एक बार गुणा करते हैं। इनके जो शून्यांक हैं उसको हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार गुणा करते हैं, मतलब कि शून्यांकों का जो योगफल है, शून्यांकों का जो योगफल है, शून्यांकों का एक बार योग कर देते हैं। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अपन ने मान लिया कि इसके शून्यांक कितने हैं, अल्फा प्लस बीटा हैं। तो -5 प्लस -2 इनको जोड़ेंगे तो -5 -2 बराबर कितना आएगा, -7 आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो शून्यांकों का योगफल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -7 आ रहा है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि -5 × -2, जब इसका गुणा होगा तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा, मतलब कि 10 आएगा। तो हमने ये देखा कि हमने अभी इसी सवाल को हल किया था, x² + 7x + 10, तो उसके हमारे पास जो 2 शून्यांक आए थे, -5 हुआ -2। अब हमारे पास जो अगला सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पास बहुपदों के शून्यांकों के जो है योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि शून्यांकों का हमने योगफल किए तो यहाँ पर जो है -7 आया है, और यहाँ पर जो शून्यांकों का गुणनफल किया तो वो कितना आया है, 10 आया है। तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आपके पास शून्यांकों की योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, आप उससे बहुपद ज्ञात कीजिए। मान लो कि हमारा यही क्वेश्चन है कि यदि शून्यांकों का योगफल -7 हो और शून्यांकों का गुणनफल जो है 10 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो जो है बहुपद ज्ञात कीजिए, इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों देखिए, हम लिखेंगे हल करके, दिया गया में क्या लिखेंगे, दिया गया में लिखेंगे हम कि शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, ये हम लिख लेंगे। इसको आप यहाँ लिख लेना,
ये लिखते हैं। देखिए हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या हल लिखेंगे, दिया गया में क्या लिखेंगे दोस्तों, ये लिखना बहुत जरूरी है। दिया गया में क्या लिखेंगे, दिया गया में लिखेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल। योगफल कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर योगफल दिया हुआ है -7 और गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ज्ञात करना में क्या आएगा, ज्ञात करना में आएगा कि बहुपद ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात करो। मतलब कि आपके पास जो है शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। और दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बहुपद जो है ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए योगफल का फार्मूला क्या होता है, योगफल का फार्मूला होता है मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। आपने ये मान लिए कि आप यहाँ लिख सकते हो, ऊपर लिख देंगे हम कि माना कि इसके जो शून्यांक हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो उसको एक बार हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम इनके शून्यांकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा जो योगफल है वो कितना आया, इनको जोड़ने पर -7 आया। तो इनका तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है -b/a। तो हमने यहाँ पर लिख दिए क्या, सिर्फ -7। इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब कि हम ये मान लेंगे कि ये हर में कुछ नहीं है, मतलब हर में कितना है, 1 है। तो ये शून्यांकों का जो योगफल है, शून्यांकों का जो योगफल है, योगफल का फार्मूला क्या होता है -b/a। और हमारे पास योगफल बराबर क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ दोस्तों यहाँ माइनस भी लगा हुआ फार्मूला में, तो ये माइनस माइनस पे जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर b बराबर जो है वो 7 दिखाई दे रहा है और a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से देखेंगे गुणनफल बराबर क्या होता है। देखिए क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। और हमारे पास गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो वो दोस्तों 10 दिया हुआ है। हर में कुछ नहीं, मतलब 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर जो c का मान जो है कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब हमको यहाँ पर a b c तीनों का मान मिल गया है। a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है। तो क्या करेंगे हम, ये जो इनके मान दिए हुए हैं इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात बहुपद से। मतलब कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है इससे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर जहाँ पर क्या है दोस्तों, जहाँ पर a बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया, 7 दिया, c बराबर 10 दिया हुआ है। इसकी तुलना करेंगे तो a b c के मान को रखना है। मतलब कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, मतलब a का मान कितना होगा 1, मतलब लिख दो, x का वर्ग लिख दो, b का मान कितना है 7 तो 7x लिख दो, c का मान कितना है 10। तो ये हमारा जो है इससे बहुपद प्राप्त हो जाएगा। शून्यांकों का हमने हमारे पास योगफल दिया हुआ था और गुणनफल दिया हुआ था और उससे हमने क्या किए, उससे बहुपद को निकाले। तो हमारा जो है बहुपद का निकल गया x² प्लस 7x प्लस 10। इस तरीके से हमने इसमें जो है बहुपदों को निकाला। तो क्या किया हमने इसमें, पहले जो हमने किए थे बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए थे और बाद में क्या किया हमने शून्यांकों का योगफल दिया हुआ था और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ था, उनके योगफल और गुणनफल से हमने बहुपद को ज्ञात किए। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। और ये जो सीरीज चल रही है 15 दिवसीय सीरीज, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप YouTube पर जाइए, सर्च बार में जाइए, सर्च कीजिए बघेल क्लासेस छिंदवाड़ा, तो वहाँ पर जो हमारा चैनल है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। यह हमारा जो वीडियोस आ जाएगा, आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो है आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और जब हमारा वीडियो लाइव चलेगा या उसको अपलोड किया जाएगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो पूरा जो कोर्स है
वो निःशुल्क चल रहा है, फ्री चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये पूरा फ्री है। यूट्यूब पर फ्री चल रहा है और आपके लिए ये फ्री चल रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों तक इस लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थी, आपके सभी मित्र इसका लाभ ले सकें, क्योंकि परीक्षा का जो है बहुत कम समय बचा है और हम 15 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप निश्चिंत रहिए दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे हमारे। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला आईएमपी क्वेश्चन रहेगा या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा हमारा भाग विधि से। तो भाग विधि के द्वारा आपको बहुपदों का भाग देना है, मतलब कि विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और आपको हल करना है, भाग करना है। उसमें आपको जो है शेषफल ज्ञात करना है और भागफल ज्ञात करना है। चलिए एक सवाल को देखिए आप, और आप उसको समझ जाओगे कि ये किस तरीके से हल किया हुआ है, किस तरीके से समझाया हुआ है। दोस्तों हमारा एक सवाल है, हमारा सवाल ये है कि 2x की घात 2 धन 3x धन 1, इसमें हमें देना है भाग x धन 2 का। ये सवाल रहेगा और इसको मान लेंगे कि ये px है, ये gx है। तो इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका जो है भागफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक। ये रहेगा भाज। दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत ही इजी मैं बता रहा हूँ मेथड, उसको ध्यान देना है कि शुरू संख्या का या कहें कि शुरू पद से भाग देते चले जाना है। तो ये भी हल इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करना है, जिस तरीके से हमने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किए थे। तो यहाँ पर शुरू पद से भाग देना है, मतलब कि भाजक के शुरू पद का भाज्य के शुरू पद से भाग देना है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है और साथ में कितने x हैं, x का वर्ग मतलब कि 2x हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ कितना x है, 1x है। भाग दिए तो हमने इसका भाग दिए तो x से x कट गया, कितना बचा, ये बचा 2x। तो उसको लिखेंगे हम कहाँ, भागफल के रूप में। अब इसका जो गुणा है वो x प्लस 2 से करेंगे। तो दोस्तों 2x का जब x से गुणा होगा तो कितना जाएगा, 2x का वर्ग। क्योंकि जब भी जो हमारी जो चर राशि है उनका गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो मान लो कि यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो ये घात 2 बन जाएगा और ये 2 का 2 रहेगा। मतलब कि x का गुणा हुआ तो x का वर्ग बन गया और ये 2 है तो ये 2 का 2 आ गया। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ जाएगा 2x का वर्ग का x, मतलब कि 2x का गुणा x से हुआ तो आ गया 2x का वर्ग। अब दोस्तों 2x का गुणा होगा 2 से तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब क्या करना आपको, अब क्या करना है, अब आपको इनके निशानों को, इनके चिन्हों को बदला लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ कर देना है माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी करना माइनस। ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस प्लस होगा माइनस, मतलब घटेगा। 4x में जाएगा 3x, कितना बचेगा, 1x बचेगा। और दोस्तों ये जो माइनस का निशान है ये आएगा। अब दोस्तों देखिए धन है और फिर 1 है। अब क्या करना आपको, अब कुछ नहीं करना, आपको यही करना है कि शुरू संख्या का फिर शुरू से भाग देना है, भाज्य का प्रथम पद का भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। मतलब कि आपको यहाँ पर दोस्तों x लिखा हुआ है, इसमें किसका भाग देना है, x का भाग देना है, क्योंकि ये शुरू का x है, ये शुरू का x है। तो कितनी बार जाएगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो उस 1 को आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है, मतलब कि भागफल में लिखना है। और अब 1 का गुणा जो है इस भाजक से करना है। जब 1 का गुणा किसी भी संख्या से होगा तो वो संख्या जैसे कि तैसे लिखा जाएगी। मतलब 1 का गुणा जब x प्लस 2 से होगा तो यहाँ लिखा जाएगा x प्लस 2 आएगा। अब क्या होगा, इनके निशान चेंज होंगे, यहाँ प्लस है माइनस आएगा, प्लस है माइनस आएगा, दोनों से हमें कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने इस सवाल को हल किया। तो इसका जो है भागफल है वो कितना आ गया दोस्तों, इसका जो भागफल है वो कितना आ गया, वो 2x धन 1 आ गया। और इसका जो शेषफल है वो कितना आ गया, वो कितना आ गया, तो वो हमारा -1 आ गया। इसका भाज्य कितना है, इसका भाज्य कितना है, 2x का वर्ग
3x धन 1, ये इसका भाज्य कहलाएगा। इसका भाजक क्या है, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाएगा, मतलब कि x + 2 ये इसका जो है भाजक कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने इस टाइप से हम भाग विधि के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है और किस प्रश्न को हल करना है, किस प्रश्न को समझाना है। तो उसका जो है मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जब भी आपको समझ में नहीं आता है तो वो जो है आप हमको यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और उसको आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या आएगा या क्या नहीं आएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो सीरीज चल रही है, ये जो श्रृंखला चल रही है, ये एकदम निःशुल्क चल रही है। इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो सीरीज है ये एकदम निःशुल्क है, एकदम फ्री है और इस पूरे गणित के कोर्स को हम 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आज हमारा जो है दूसरा लेक्चर था, यह कहेंगे दूसरा दिवस था। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम अभी आगे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको सूचना के तौर पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 15 दिवस में हम पूरे गणित के कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। हमारी ये जो सीरीज चल रही है 15 दिवसीय सीरीज, इस 15 दिवसीय सीरीज में हम मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके पास सुनहरा अवसर है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी ध्यान दें जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं, तो वो इसको समझें और वो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि क्या समझ में नहीं आया है या फिर किस विषय का वीडियो बनाना है, या कहें कि फिर किस लेक्चर गणित का ही जो है किसी टॉपिक का वीडियो बनाना है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है। इसका एक और अगला IMP क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटिव जो है भाग विधि का, वो हल किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो है पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो क्लास को ज्वाइन कैसे करना है आपको पता होगा कि YouTube में जाना है, सर्च करना है बघेल क्लासेस छिंदवाड़ा, और सर्च करने के बाद में हमारे वीडियोस वहां आ जाएंगे या चैनल भी आ जाएगा। चैनल आएगा तो चैनल को देखिए और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आता है तो वीडियो पर क्लिक कीजिए, चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उससे क्या होगा, जब भी हमारी क्लास शुरू होगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है और ये निःशुल्क चल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और ना ही लिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसका लाभ लें। ये फ्री क्लास है, फ्री क्लास है। आपको फिर बता दूं मैं कि ये इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री क्लास है। आपकी सफलता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप सफल हो, आपकी मेहनत रंग लाए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सफल हो, निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप निस्वार्थ होकर के आप मेहनत करें, अच्छी तरीके से मेहनत करें और आप अच्छे अंकों को अर्जित करने। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x-5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यांक करनी में 5/3 और माइनस करनी 5/3 है। हमारे पास एक बहुपद दिया गया है और उस बहुपद के 2 शून्यांक दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बहुपद के जो अन्य शून्यांक है उनको ज्ञात कीजिए, उनको बताइए। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। दोस्तों ये जो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि बहुपद के शून्यांक करनी 5/3 व माइनस करनी 5/3 है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बहुपद है उसके शून्यांक जो है करनी 5/3 एवं माइनस करनी 5/3 है। दोस्तों ये जो शून्यांक हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस करनी 5/3 और ये जो है x प्लस करनी 5/3, क्योंकि ये x के साथ थे और जब ये शून्यांक के रूप में लिखे गए तो ये जो है प्लस में हो गया और ये जो है माइनस में हो गया। तब ये शून्यांक के रूप में 5/3 और करनी 5/3 और माइनस करनी 5/3 बने। तो ये जो शून्यांक है इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों जब हम इनको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का x से गुणा होगा तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस प्लस होगा माइनस, तो ये हो जाएगा करनी 5/,
सॉरी ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का करनी से गुणा होता है तो वो जो संख्या होती है वही रहती है। जैसे कि करनी 2 का गुणा करनी 2 से होगा तो ये सिर्फ 2 रहेगा। इसी तरीके से जब करनी 5/3 का जो गुणा है वो करनी 5/3 से होगा तो हमारा 5/3 हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है इसको हम जो है अब जो है भाजक मान लेंगे, और जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया बहुपद है उसको हम भाज्य मान लेंगे। और अब इसमें हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसको भाग विधि के द्वारा हल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब हम इसमें जो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो हमारा सवाल रहेगा यहाँ पे ये जो हमारा भाज्य रहेगा वो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, ये हमारा भाज्य रहेगा। और ये जो भाजक है ये हमारा रहेगा x² माइनस 5/3। अब हम इसमें इसका भाग देंगे और इसके द्वारा हम और इसके जो भागफल आएगा उससे हम इसके और शून्यांकों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो भाज्य है इसमें जो है भाजक का भाग देंगे, इसके बाद इसके और शून्यांकों को निकालेंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इससे इसका भाग दे करके देखते हैं। अब इसको आगे हम भाग विधि से हल करेंगे। देखिए हमारे पास ये जो भाजक है वो है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, ये हमारा जो है भाजक के रूप में रहेगा। और ये जो है x² माइनस 5/3 ये हमारा भाज्य के रूप में रहेगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे। आपको पता है कि भाग विधि में हल करने के लिए ये जो भाज्य का प्रथम पद होता है इसको भाजक के प्रथम पद से भाग करते हैं, फिर जितना आता है वो हमारा जो है भागफल का पद कहलाएगा। तो भागफल का प्रथम पद लाने के लिए ये जो यहाँ पे जो हमारा भाज्य है इसके प्रथम पद को हम यहाँ पर जो है भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे तो हमारा जो है भागफल का प्रथम पद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3x की घात 4 लिखा है और इसमें भाग देना है x की घात 2 का। इसका मतलब ये है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जो x है ये 4 बार है, मतलब ये 3 तो है ही है और कितने x हैं 4x हैं, आपको बता रहा हूँ तोड़ के। और यहाँ पर कितने x हैं 2x हैं, तो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, ये बचेगा 3x का स्क्वायर। और वो जो 3x का स्क्वायर है वो हमारा भागफल का प्रथम पद कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x का वर्ग, 3x का स्क्वायर, ये हमारा भागफल का प्रथम पद कहलाएगा। अब इस भागफल के प्रथम पद से ये जो भाजक है भाज्य है इससे हम गुणा कर देंगे। देखिए 3x के स्क्वायर से x² से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। देखिए 3x² से गुणा हुआ x² का तो ये हो गया 3 का 3, x की घात 2, x की घात 2, घातें जुड़ जाती है जब गुणा होता है तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। अब देखिए आगे चलेंगे, 3x² का गुणा किससे होगा, माइनस 5/3 से इसका गुणा होगा तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -5x का वर्ग। तो अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5x का वर्ग। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको याद रखना है यहाँ पे लिखना है, ना कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ घात 3 को बताया गया है और यहाँ घात 2 को दर्शाया गया है। तो आपको इनका जो बहुपद की जो घात रहेगी उसको अच्छे से ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे लिखे। अब इसके बाद में इनके जो निशान है वो बदल जाएंगे, यहाँ जो है माइनस आ जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम 6x की घात 2 3।
अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा मतलब घट जाएगा। तो 5x का वर्ग में जब 2x का वर्ग जाएगा तो बचेगा 3x का वर्ग, और चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में काहे का निशान लगा है, तो ये जो है प्लस का चिन्ह लगा है। अब ये हमारा चिन्ह कोई काम का नहीं है, ये हमारा मुख्य चिन्ह कहलाएगा। फिर लिखेंगे हम -10x और -5। अब यही है कि यहाँ पर जो है भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है, तो वो हमारा भागफल का द्वितीय पद बन जाएगा। मतलब कि ये शुरू वाला है, ये शुरू वाला, इन दोनों का भाग देना है। तो 6 है और x कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कितने x हैं, 2x हैं, एक कट गया एक से, ये कट गया एक से, कितना बचा, सिर्फ 6x बचा। तो ये जो 6x है ये हमारा जो है भागफल का द्वितीय पद हो जाएगा। तो अब इस 6x का इस बहुपद से गुणा होगा, या कहें कि इस भाजक से गुणा होगा। देखिए 6x का गुणा होगा जब x के स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 6x की घात 3, क्योंकि आपको पता है कि जब ये जो चर राशि होती है उनका गुणा होता है तो उनकी जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आ गया 6x का घात 3। अब 6x का गुणा होगा -5/3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -10x। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे -10x, क्योंकि ये जो संख्या लिखी है वो x के स्क्वायर वाली है। तो x के स्क्वायर को x के स्क्वायर में लिखना है, जहाँ x नहीं है उसको वहाँ लिखना है, जहाँ x है उसको वहाँ लिखना है। तो अब इसके बाद में इनके निशान बदल जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 3x का स्क्वायर, माइनस प्लस होता है, माइनस मतलब घटेगा। 10x में 10x पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा -5, ये वाला अकेला। अब देखिए अब वही काम करना है, इस 3x के स्क्वायर को इस x स्क्वायर से भाग देना है, क्योंकि ये भाज्य का प्रथम पद है और ये भाजक का प्रथम पद है। यदि आपने इतना समझ लिए कि भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है, उससे हमारा जो है भागफल का प्रथम पद निकल जाएगा। फिर उससे गुणा करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसका गुणा इसका भाग इसमें दो, ये 3 है, ये 2x है, मतलब 3x का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये 2x है। इन दोनों का गुणा हुआ, क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 को। अब देखिए 3 का गुणा इससे हुआ, ये जाएगा 3x का वर्ग। फिर 3 का गुणा किससे होगा, -5/3 से, ये 3 से 3 गया, सिर्फ बचा -5। यहाँ आएगा -5, निशान बदल जाएंगे, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, ये एक जैसे हैं, कट जाएंगे। शेषफल जो है इसका 0 आएगा। इस तरीके से हमने इसको भाग विधि के द्वारा हल किया, लेकिन आपको याद रखना है कि अभी इसके और शून्यांक नहीं निकले हैं, अभी सिर्फ हमने इसका भाग किया है। ये जो भागफल आया है, इस भागफल का हम गुणनखंड करेंगे, जिसके द्वारा जो हमारे हैं और शून्यांक निकल जाएंगे। चलिए अब हम ये जो आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसके बाद में हमारा जो ये भागफल है इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे और इसके और अन्य शून्यांकों को निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जो हमारा भागफल है वो आया है 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 3। अब इसको हम आगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये जो हमारा भागफल है 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 3 का गुणनखंड करने पर, का गुणनखंड या गुणनखंड विधि से इसको हम आगे हल करेंगे। आपको पता है कि इस गुणनखंड विधि में तोड़ा जाता है, शुरू वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या का गुणा करना है। आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको इन दोनों का गुणा करना है। शुरू में 3 है, अंतिम में 3 है, इसका जो गुणा होगा तो वो कितना आएगा, 9 आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच में एक संख्या लिखनी है जो गुणा करने, मतलब कि जो जोड़ने या घटाने में कितनी आए, 6 आना चाहिए। तो वो संख्या होगी 3 × 3, मतलब 3 × 9 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 6 जाएगा। तो ये आसानी से इसको ये यहाँ पर बन जाएगा, मतलब कि 3x का वर्ग प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। इसको हमने तोड़ लिए तो ये इस रूप में आ गया।
अब ये 2 पद और ये 2 पद, इन दोनों पदों को लेना है। अब हमें इनसे जो उभयनिष्ठ पद हो, जो दोनों में समान हो, उसको बाहर निकालना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 और x निकल गया है, 1 x बचा है। यहाँ 3 x निकल गया है, यहाँ नहीं बचा कुछ भी, मतलब यहाँ बचा है 1। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। इस तरीके से ये जो है 3x धन 3 और ये जो है x धन 1 ये हो जाएगा। अब हम इनको शून्य के बराबर में मान लेंगे तो इसके हम और शून्यांकों को निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो 3x धन 3 बराबर ये 0 हो जाएगा। और आगे देखो हो जाएगा 3x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। इसके बाद में ये हो जाएगा x बराबर -3/3 कट जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा x बराबर -1। ये जो है हमारा एक शून्यांक निकल गया। इसके बाद में ये जो दूसरा वाला जो है x + 1, इसको मान लेंगे 0 के बराबर और ये हो जाएगा x बराबर -1। तो इसके जो और शून्यांक हैं, इसके और जो शून्यांक हैं, इसके और शून्यांक -1 एवं -1 होंगे। दोस्तों, इस तरीके से आज हमने इस सवाल को समझा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और जैसा हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ये अगला क्वेश्चन था हमारी प्रश्नावली का। और आज हमने ये समझा। दोस्तों, जो नए लोग हैं चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करें ताकि वो इसका लाभ ले सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम चैनल के माध्यम से कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों एवं जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसकी तैयारी कराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।